Hi everyone, I welcome you all to India's largest learning platform, Unacademy. And today we have with us Mr. Naveen Sharma, and he has secured All India 6 in GATE 2013. And after that, he also have a working experience in BHEL. So he'll be sharing his experience of preparing for GATE examination and All India 6, जो कि बहुत सारे students का होता है, एक ड्रीम होता है। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। उसके साथ साथ नवीन अपने जो जॉब का एक्सपीरियंस है, पीएसयू में जो एक्सपीरियंस मिला है, द लाइफ ही हैज सीन इन पीएसयू एंड उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों की ही बातें करेंगे नवीन आज। और हम आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं नवीन हमारे अनअकैडमी में। और अनअकैडमी में आप क्लासेस भी ले रहे हैं राजस्थान पीएससी वाली, और उसके साथ साथ आज सर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करने के लिए हमारे साथ हैं। सर प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन। मैडम बहुत बहुत आपका थैंक यू, धन्यवाद। आपके इस प्लेटफॉर्म के मीडियम से मैं आज कुछ गेट के बारे में स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। मैंने जो करी गेट के एग्जाम में और उसको सुधारा फिर एग्जाम में नेक्स्ट अटेम्प्ट में अपने, जिसकी वजह से एक अच्छी रैंक सिक्योर कर पाया। आज बीएचएल में पोस्टेड हूं और तमाम जॉब के प्रोफाइल के रिलेटेड एस्पेक्ट, लोगों के मिथ जो इस जॉब को लेके हैं, पीएसयू को लेके, वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा उसको क्लियर कर सकूं इस मीडियम, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो जैसा कि 2013 में ज्वाइन गेट में एग्जाम देने से पहले मैंने एनआईटी इलाहाबाद से अपना बीटेक परस्यू किया। 11 में मैंने बीटेक अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से मैंने अपना बीटेक को परस्यू किया। एनआईटी इलाहाबाद से बीटेक करने के बाद में मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था मारुति सुजुकी गुड़गांव में। तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, तो वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि पहले मारुति सुजुकी मारुति उद्योग लिमिटेड था, जिसमें कि संजय गांधी साहब और आपका गवर्नमेंट का उसमें स्टेक था। लेकिन 2007 में उसको कन्वर्ट कर दिया गया एज ए प्राइवेट सेक्टर। सुजुकी जो कि जापानीज कंपनी है, उसका उसमें हाईएस्ट स्टेक। तो वहां पे जब एक साल में रहा मारुति में, तो प्राइवेट इंडस्ट्री में मैंने एक्सपीरियंस किया। साथ में मैंने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी उस टाइम पे। तो 2013 में पहली बार ऐसा हुआ कि सारी की सारी पीएसयू, काफी हद तक पीएसयू को गेट से क्लब किया गया। जी सर। गेट की ईएसी दोनों की तैयारी कर रहा था। एग्जाम मैंने 12 में अटेम्प्ट किया, पर वो उसमें उस समय पीएसयू क्लब नहीं थी। 13 वाले जब एग्जाम, मुझे फिर आपका मैकेनिकल में बीएचईएल से कॉल आया इंटरव्यू, फाइनली वो मुझे कन्वर्ट हो गया। तो उस दौरान जो मैंने अपना स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की और फाइनली एक इस एग्जाम में सिलेक्शन हुआ। इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी जो मेरा अनुभव रहा, वो भी मैं आपसे इस मंच के माध्यम से शेयर करूंगा। जी सर। तो बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए खास तौर पे जो स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग को फोकस कर रहे हैं गेट के लिए, सर्विसेज के लिए, उनको सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि आज के समय, मैंने एग्जाम पास 2013 में, आज 2020 में 7 साल के इस लॉन्ग स्पैन के बाद में चीजें काफी चेंज हो चुकी हैं। बहुत हद तक उसमें ड्रास्टिक चेंज आ गया है। कट ऑफ बहुत हाई लेवल पे शूट अप कर रही है। 84-85 नंबर पे आपको जस्ट इंटरव्यू कॉल आता है, कन्वर्शन की गारंटी नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स को पहली बात तो यह रखना चाहिए, अगर वो गेट एग्जाम में फिर हो रहे हैं तो उनकी कोशिश होनी चाहिए मैक्सिमम अटेम्प्ट विद मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ में और प्रीसीजन के साथ में उनका स्कोर मैक्सिमम होना चाहिए। स्कोर मैक्सिमम नहीं होगा तो यहाँ पे चांसेस पीएसयू में आने के कम हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो ओवर ए पीरियड टाइम निकल रही है लगातार, बीएचईएल, आईओसीएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, बहुत कम वैकेंसी निकलती है। सप्लाई जो है वो बहुत कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है। तो सप्लाई डिमांड का ह्यूज मिसमैच पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में खास तौर पे देखने को मिल रहा है लास्ट के 2-3 सालों से। तो कंपटीशन बहुत चेंज हो गया है। तो पहली चीज तो ये कि आपको प्रिपरेशन एक वॉर फुटेड लेवल पे करनी है। अपना सब कुछ 100% ऑनेस्टली प्रिपेयर करना है। दूसरी बात जो मैंने प्रिपरेशन किया, तो मेरी स्ट्रेटेजी जो थी वो भी मैं आप इस आपके बोर्ड से यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। स्टार्टिंग में इनिशियली मैंने कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे कि मेड इजी, एस के नोट्स को फॉलो किया था जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि वो जो नोट्स हैं उनका दायरा कुछ हद तक सीमित हो जाता है। तो मैंने फिर आपकी स्टैंडर्ड जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जैसे कि पीके अनाग हो गया आपका थर्मोडायनामिक्स में, उसके अलावा आप की किताब है सॉम में, और अपने ग्रोवर की किताब हो गई आपके वाइब्रेशन वाले कंसेप्ट में टॉम में, और एक कल्पक जैन की बुक आती है मैन्युफैक्चरिंग साइंस में। तो फॉरेन ऑथर्स की बुक को भी मैंने फॉलो किया। तो
बेसिकली स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक जो कि वो मैंने फॉलो किया ताकि अपने कंसेप्ट्स को 360 डिग्री वे में कंप्लीट वे को एनालिसिस किया जाए। तो ये मेरा पहला अनुभव था और सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको शॉर्टकट को अडॉप्ट नहीं करना है। आप कोशिश कीजिए कि जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं उसको आप फॉलो कीजिए, उससे अपने नोट्स को देखिए। आप जिस भी सोर्स को फॉलो कर रहे हैं उसको करते रहिए, लेकिन साथ में स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आपकी बुक शेल्फ में आपके घर में होनी चाहिए। पहली चीज ये। दूसरी बात, जो एक अनुभव ये भी रहा कि जैसे मैं अपना टेस्ट की प्रैक्टिसेस, एग्जाम से पहले मैंने कई टेस्ट मॉक टेस्ट दिए थे, तो जो मॉक टेस्ट देता था तो मैं उसमें गलती, जब मेरे कोई सवाल में गलती हो गई, मैं उसको फाइनली सॉल्व नहीं कर पाया, तो पहले मैं ये आके देखता था कि उस सवाल को मैं सॉल्व क्यों नहीं कर पाया। मैंने उसको फिर अपने खुद के तरीके सॉल्व करने की कोशिश की, rather देन कि जस्ट मैंने सॉल्यूशन को कॉपी कर लिया, सॉल्यूशन देख के उसको याद करने के बजाय पहले मैंने ये कोशिश करा कि मैंने जिस तरीके से पढ़ा है उससे वो सवाल सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है। फिर मैंने उसको पूरा अपना एफर्ट लगाया। फाइनली जब मुझे लगता था कि हाँ मेरे मेथड में गलती थी या मैंने अपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, तो उससे सेल्फ इवैल्यूएशन और सेल्फ एनालिसिस का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो उसने मुझे एग्जाम में काफी हेल्प किया। टू गेट इज द गेम ऑफ एक्यूरेसी, प्रीसीजन, स्पीड, तीनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको होना चाहिए, तब रिजल्ट आएगा। तो ये बेसिकली मेरा एक जो मेरा मतलब फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा। स्पीड, एक्यूरेसी, प्रीसीजन और टेक्स्ट बुक, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं उनको आप स्टूडेंट्स, कैंडिडेट उनको फॉलो करें, उनको नहीं छोड़ना। Okay, Naveen, it was really nice hearing your experience. मैं एक चीज मेरे जहन में फिलहाल आ रही है, जो स्टूडेंट के रेफरेंस में ही मैं आपसे ये चीज पूछ रही हूँ। एट द टाइम व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग, क्योंकि आपका बीटेक और जब आपको जॉब मिली तो उसमें आई थिंक 2 साल का अंतर है, तो उन 2 years में व्हाट वर दी मेंटल चैलेंजेस दैट यू फेस्ड? बिकॉज जब स्टूडेंट 1 साल से ज्यादा प्रिपेयर करते हैं, नौकरी नहीं मिलती है, तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन रहता है। तो एक मेंटल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी मैं देख रही हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज को मतलब बहुत सीरियसली फेस कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक दैट कि उस चीज को कैसे मैनेज करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत पुअर बैकग्राउंड के भी होते हैं, कुछ अच्छे बैकग्राउंड के भी होते हैं, बट स्टिल एक वो होता है रिलेटिव्स का प्रेशर, फ्रेंड्स का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर होते हैं। तो आपने वो 2 साल, और एक और इम्पोर्टेंट बात कि जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, व्हाट वाज योर टारगेट? योर टारगेट वाज ऑल इंडिया 1 और 10 के अंदर रैंक लेके आनी है, 100 के अंदर रैंक लेके आनी है, या आप बस पढ़ रहे थे, रैंक आ गई? आप बताएंगे प्लीज। हाँ, इसमें मैं ये आपसे कहना चाहूंगा, बेसिकली ये बिल्कुल आपका एकदम बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि आज के इस कॉम्पिटिटिव सिनारियो में जिस रफ्तार से कंपटीशन बढ़ रहा है, बुलेट ट्रेन की स्पीड भी पीछे रह जाएगी, लेकिन कंपटीशन की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है और लगातार बढ़ती रहेगी। पेपर कैसा भी आए, कितना भी टफ हो जाए, कट ऑफ कभी भी नीचे नहीं गिरती है, बिकॉज उसका वही एक सबसे सिंपल सी बात है कि सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है, तो मिसमैच होगा। तो वहां पे इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं सप्लाई डिमांड का मिसमैच है, चीज आपको कंपटीशन में देखने को मिल रही है। जी। ये बात आपने सही पूछा कि 2 साल में, क्योंकि मैं एक मारुति सुजुकी, हालांकि एक अच्छी कंपनी है, बट प्राइवेट सेक्टर था वहां पे, प्राइवेट तो सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में टाइम निकालना थोड़ा सा एक चैलेंजिंग टास्क है। तो उस दौरान सबसे पहले मैंने कोशिश ये की थी कि मैंने अपना ग्रुप सर्किल बनाया था। उस ग्रुप सर्किल में हमारे साथ के कुछ अच्छे लोग थे, हमारे साथ में जुड़े हुए, जो आईआईटी से भी थे, कुछ एनआईटी से भी थे। उन लोगों से मैं हमेशा कोशिश करता था कि उस वर्किंग प्रोफाइल के बीच में लंच टाइम में या आधा एक घंटा स्पेयर टाइम निकाल के मैं उनसे डिस्कशन करूं, फ्रूटफुल डिस्कशन करूं टॉपिक्स पे। सपोज थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहा हूं, तो थर्मोडायनेमिक्स का कोई कंसेप्ट या पीके नाको कोई सवाल मुझे समझ नहीं आया, तो मैं उनसे डिस्कशन करता था। कभी कोई हमारी बातचीत होती थी तो वो पूरी तरह से कंसंट्रेटेड और फोकस रहती थी टॉपिक के डिस्कशन पे। तो उस 2 साल के दौरान मैंने अपना जो मेरा डिस्कशन था वो कंप्लीटली आपका उस पे आधारित था। ये बात आपकी सही है कि प्रेशर रहता है कि आपको एग्जाम में सफल होना है, और अगर आपके पास जॉब नहीं है तो मेंटल चैलेंजेस, फैमिली का प्रेशर, तमाम प्रेशर स्टूडेंट्स गुजरते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को एक चीज याद रखनी है, वो 2 कंसेप्ट है, फोकस और आपका बिलीफ और आपका जो कॉन्फिडेंस, वो एकदम ऑप्टिमम होना चाहिए। फोकस करो, आप अपने आप में विश्वास कीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कभी भी, लेकिन ग्राउंड पे रहते हुए आप कॉन्फिडेंस रखिए। और जो उनके फ्रेंड सर्किल है जिनसे आपकी बातचीत होती है, कोशिश कीजिए उस 1-2 साल के समय में डिस्कशन सिर्फ उन टॉपिक्स तक सीमित रहे जिन टॉपिक पर तैयारी कर रहे हैं। और
तीसरी बात इसमें ये भी मैं कहना चाहूंगा कि मेंटल चैलेंजेस के लिए ये मेरा सबसे निवेदन है कि सुबह के टाइम में आधा 1 घंटा जरूर निकालें। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई टाइम में खराब नहीं होगा। अगर आप योगा करते हैं सुबह के टाइम में या फिजिकल वर्कआउट करते हैं, सुबह आधे घंटे का समय निकाल के योगा करते हैं, खासतौर पे मेडिटेशन करते हैं, उससे पूरे दिन का आपका जो रिचुअल है, पूरे दिन का आपका प्रोसेस है, वो सिस्टमैटिक हो जाता है। तो हम लोग आलस कर जाते हैं, सोचते हैं कि उससे बढ़िया हम आधे घंटे में कोई सवाल लगा लें या और किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए। मैं ये कहना चाहूंगा आधे घंटा अपने खुद के लिए निकालिए और योगा कीजिए। योगा करने से आपका पूरा मेडिटेशन करने से पूरा कंसंट्रेशन, फोकस बढ़ेगा, जो कि आज के समय की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। आपने एक सवाल यही पूछा कि जॉब के रिगार्डिंग काफी लोगों को एक बहुत बड़ा मिथ है कि पब्लिक सेक्टर में आ गए तो आराम की सुकून की नौकरी है। लोगों को बहुत बड़ा मिथ है जो है वो एक आपका मतलब कि जंग जीत लिया है। तो मैं ये बात इस के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे टोटल 7 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है पब्लिक सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में भी 1.5 ईयर मैंने काम किया। तो उस बेस पे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बेसिकली पब्लिक सेक्टर जो है वो ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा मिथ है कि काम यहाँ पे करना पड़ता है। दूसरी बात, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ये बेसिकली टर्नओवर और प्रॉफिट पे आधारित है। टर्नओवर और प्रॉफिट, अगर टर्नओवर प्रॉफिट किसी भी कंपनी का, चाहे बीएचईएल हो, कोल इंडिया लिमिटेड हो, एनटीपीसी हो, आईओसीएल हो, ओएनजीसी हो, इन सभी कंपनीज में यदि प्रॉफिट नहीं है, टर्नओवर नहीं है, तो स्ट्रिक्टनेस बड़ी है। लास्ट के कुछ ईयर्स में गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान भी बना रही है। गवर्नमेंट, आपने आए दिन बीएसएनएल के केस में आपने रिसेंटली आपने देखा होगा। तो स्टूडेंट्स को ये मान के तैयारी नहीं करनी है कि मैं वहां पे जाके आराम से सरकारी नौकरी लग गई, मेरा बिल्कुल एकदम फ्री हो गया। वो ये बात को ध्यान में रखें कि किस परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको आने वाले समय में भी अच्छा मेहनत वहां पे भी करना है, ताकि आपका जॉब का आपका बेसिकली कैरियर है वो हमेशा एक इंक्रीजिंग ट्रेंड पे रहे। क्योंकि बेसिकली हाँ जी, ये जो अपना लोगों ने मिथ बहुत बड़ा इसको रखा है कि पब्लिक सेक्टर जो है वो मतलब वहां पे कुछ काम नहीं करना, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसी लगातार चेंज हो रही है और रेलवे तक गवर्नमेंट के जो है रडार पे है। रेलवे में भी सरकार आपका डिसइन्वेस्टमेंट के लिए बात कर रही है। हो सकता है आने वाले समय में कुछ इन्वेस्टमेंट हमें दिखे भी बीएसएनएल की तर्ज पे। तो बेसिकली फोकस ये होना चाहिए कि प्रिपरेशन इस टाइम पे और की चिंता छोड़ के, और सेकंड प्रिपरेशन के साथ में इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जॉब में आने के बाद भी वहां भी अच्छा रिजल्ट देना है, क्योंकि वो भी कैरियर का जस्ट एक लैडर की तरह स्टेप है। तो इस तरह का मिसकंसेप्शन होना चाहिए। सिविल सर्विसेज के अंदर भी जो आईएएस बनते हैं उनकी लाइफ में भी आजकल जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो आईएएस अभी सेवा में है, वो लोग अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो कहते हैं कि वहां पे भी चैलेंजिंग जॉब है। तो ऐसा नहीं सरकारी क्षेत्र में आपको बिल्कुल एकदम फ्री है, वहां पे भी काम करना पड़ता है। और थोड़ा सा कई बार पोस्टिंग भी कुछ लोगों की आउटर साइट्स में होती है, मतलब प्रॉपर सिटीज में नहीं होती। एनटीपीसी के केस में कई बार आउटर साइट्स में पोस्टिंग होती है, तो कई लोग वहां पे उस जॉब को थोड़ा डिप्रेस या थोड़ा फ्रस्ट्रेट उस साइट की वजह से हो जाते हैं। तो वो सब चीजें दिमाग में नहीं आनी चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे एग्जाम में मेहनत करके अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं, कॉम्पिटिशन में सिक्योर करना है। उसके बाद आप इन चीजों पर पोस्टिंग पे उन चीजों पर बाद में विचार कीजिए। अभी इनिशियल टारगेट होना चाहिए आपका कि मेरा रिजल्ट जो है वो बेस्ट आना है, बेस्ट इसमें आए। यस ट्रू नवीन। नवीन, आपका जो केस है जिसमें कि आपने जॉब के साथ प्रिपरेशन की है, राइट? एम आई राइट? आपने जॉब के साथ प्रिपरेशन की है? यस या तो मैं आपको बहुत सारे मारुति में था जॉब। हाँ, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट अभी ऐसे भी हैं अन अकेडमी में स्पेशली, जो जॉब के साथ कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अभी जहां तक मुझे नाम आ रहा है, हमारी एक फीमेल कैंडिडेट है, सलोनी नाम है उनका, और शायद सलोनी ही नाम है इफ आई एम राइट। शी इज लाइक, मैम कितने घंटे पढ़े, हाउ टू मैनेज टाइम व्हेन सुबह 9 बजे से आप शाम तक जॉब में हैं, तो आप कैसे अपना टाइम मैनेज करते थे? ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल, ये एक आपका सवाल एकदम बिल्कुल एकदम राइट, आपने एकदम वो सवाल पूछा है, क्योंकि ये सवाल ऐसा है कि जो काफी स्टूडेंट के जहन में रहता है कि हम जॉब के साथ में अपनी पर्सनल लाइफ के साथ में और अपनी पढ़ाई को आप कैसे तीनों चीजों को कैसे मैनेज करके चलें। तो इसमें सबसे पहली चीज आपका टाइम, सबसे पहले आप टाइम मैनेजमेंट, इसमें सबसे पहला जो क्रिटिकल फैक्टर है, सिग्निफिकेंट फैक्टर, वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। आपको अपने जो 24 घंटे का शेड्यूल है, समय तो नहीं रहता, लेकिन समय के अनुसार हमें अपनी अपनी जो वर्किंग स्टाइल है, जो वे ऑफ वर्किंग है, उसको बदलना पड़ेगा।
तो 24 घंटे जो सबके लिए सेम है, उस 24 घंटे में भी आप 8-9 घंटे 10 घंटे आप जॉब करते हैं, उसके अलावा जो रिमेनिंग आपका 13 to 14 आवर्स है, उस टाइम को आप कैसे मैनेज करेंगे बाकी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए। तो मेरा ये मानना है कि गेट के एग्जाम में यदि कोई स्टूडेंट लगातार 6 to 7 मंथ या 8 मंथ के पीरियड का समय लेके चलते हैं, ईमानदारी से, मेहनत से 5 घंटे बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 5 घंटे डेली देता है, 5 घंटे डेली देता है, 5 आवर्स डेली, बट इन ए फोकस मैनर, कंसंट्रेशन के साथ, उसमें और चीजों के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ एग्जाम पे फोकस करता है। और जॉब में भी उसके साथ के जो लोग हैं वो ऐसा ग्रुप सर्किल बनाता है जो बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या मतलब कोई एग्जाम उन्होंने निकाला हुआ है, उनसे उसका डिस्कशन टॉपिक्स पे कंसंट्रेटेड या फिर फोकस रहता है, तो वहां से भी कुछ लर्न करता है। एक तो ये चीज। दूसरी बात आप ये देखिए, बेसिकली जो गेट का अपने 65 क्वेश्चंस आते हैं, 65 क्वेश्चंस के में आप किस एरिया में आपका वीकेस्ट एरिया है और कौन सा एरिया आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है, तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्रॉम सपोज थर्मोडायनामिक्स आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है तो आपने उसको टॉप पे रखा, सपोज आपका मैन्युफैक्चरिंग साइंस वीकेस्ट एरिया तो आपने उसको बॉटम में रखा। तो आप अपने जो आपको रिमेनिंग जो बेसिकली 4 to 5 आवर्स 6 आवर्स देने हैं, उसका ऑर्डर भी आपका स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट के ऑर्डर में होना चाहिए। जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है उसका टाइम दीजिए, लेकिन उसका टाइम उससे कम होना चाहिए जो आपका वीकेस्ट एरिया है, प्रपोर्शनेट। तो स्ट्रेटेजी के साथ में यहाँ पे काम करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क जरूरी है। यहाँ पे आप 24 घंटे नहीं दे सकते, आप 10 घंटे नहीं दे सकते, आपको थोड़ा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। बीच बीच में कभी जो छुट्टियां आती हैं उसमें आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। ऑफिस में कभी आपका ऐसा शेड्यूल बनता है कि ऐसा माहौल है कि जब काम ज्यादा वर्कलोड नहीं है ऑफिस के अंदर और बीच में कुछ स्पेयर टाइम है, तो स्पेयर टाइम में कुछ एटलीस्ट अपने कंसेप्ट को रिवाइज, फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हैं, कंसेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं, कुछ हल्के फुल्के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। जब आपके पास स्पेयर टाइम है ऑफिस में, स्पेयर टाइम नहीं है तो अपना काम कीजिए, स्पेयर टाइम है उसके दौरान ये। और मैंने देखा किसी भी वर्किंग प्राइवेट सेक्टर में भी मैंने देखा है, मैं प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया, 8-9 घंटे का जो काम होता है उसमें मुश्किल से प्राइवेट सेक्टर में भी लोग 5 से 6 घंटे काम करते हैं। बाकी काम की बातों में लोग जनरली, जनरली वो 3-4 घंटे फिजूल की बातों में निकालते हैं। तो 3-4 घंटे तो फिजूल की बातों में ना निकाल के वहां पे वो कंस्ट्रक्टिव वे में डिस्कशन कर सकते हैं अपने उन पीयर से, अपने उन कलीग से जो उसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं गेट के लिए या इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। तो आपका जो 3-4 घंटे का जो वहां पे वेस्ट टाइम होता है वो एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हो जाएगा। यू विल गेन एट द एंड, यू विल गेन समथिंग आउट ऑफ इट। और जैसे मैंने मेरा फॉलो किया तो मैंने सबसे पहले ही देखा था कि मेरा कौन सा वीकेस्ट सब्जेक्ट है, मैंने वीकेस्ट सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा टाइम दिया, स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया को मैंने टाइम दिया, पर उतना टाइम नहीं दिया जितना मैंने वीकेस्ट एरिया को दिया। सारे गेट के पेपर्स, प्रीवियस पेपर सॉल्व किए। साथ में ये मैं हमेशा कोशिश करता था कि जब कोई सवाल मुझसे नहीं बना तो मैं उसका सॉल्यूशन देखने के बजाय ये कोशिश करता था कि मुझसे सवाल क्यों नहीं बना, मैं एक दो बार और ट्राई करता था पेपर अटेम्प्ट करने के बाद में। तो कई बार सवाल सॉल्व हो भी जाता था, कई बार नहीं होता था, पर नहीं होने से भी मुझे वो नहीं होने के प्रोसेस में भी मैं 10-12 मेथड ऑलरेडी यूज कर चुका होता था जो मैंने सीखा। तो मुझे ये समझ में आता था कि इन 10-12 मेथड सवाल सॉल्व नहीं होगा। वो चीज, वो मतलब होमवर्क मैंने किया उस समय, उसका मुझे एग्जाम में बेनिफिट मिला कि जो सवाल देखते ही फिर राइट अप्रोच पे, राइट ट्रिक पे मैंने क्लिक किया। तो मेरा सबसे यही कैंडिडेट से यही बोलना है, जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो किसी तरह की टेंशन ना लें। सुबह के टाइम में आधे घंटे का योगा मेडिटेशन जरूर करें अपनी अपने अपने उसके लिए, मेंटली फिट रखने के लिए। साथ में आप फोकस और कंसंट्रेटेड रहिए। ऑफिस में भी अगर आपको 2-3 घंटे का स्पेयर टाइम मिलता है यदि, तो उसमें कंस्ट्रक्टिव वे में आप फॉर्मूलेस को रिवाइज कर सकते हैं, अपने पीयर, अपने कलीग से आप डिस्कशन कर सकते हैं। और घर पे आने के बाद थोड़ा रेस्ट करके नियम से एटलीस्ट 4 से 5 घंटे पढ़ेंगे। बीच बीच में छुट्टियां जैसे होती है, लीव्स होती हैं, उनको लीजिए। मेंटल प्रेशर नहीं आने देना है, क्योंकि मेंटल प्रेशर आ गया तो आपकी परफॉर्मेंस पे उसका एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा। तो मेंटल प्रेशर को अवॉइड करने के साथ में आप ये ध्यान दीजिए कि बेसिकली मेंटल प्रेशर की वजह से कई बार ऐसा भी रहा, मेरा खुद का अनुभव रहा, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो आया हुआ सवाल भी मैंने गलत कर दिया। जो सवाल मुझे आता था सिंपल, वो भी मैं गलत करके वहां पे नेगेटिव वहां पे कराया।
तो वो मेंटल प्रेशर, आपका जो साइकोलॉजी, जो हमने ह्यूमन दिमाग में साइकोलॉजी होती है, वो प्रेशर वो गलत करवाता है। बट कूल होके एकदम कॉन्फिडेंस में देते हैं तो अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे कि हमारी इंडियन क्रिकेट टीम आप देखा होगा कि अंडर प्रेशर में भी वो हमेशा कूल, जैसे MS धोनी हमारे क्रिकेट कप्तान भारत के रहे, ये देखा होगा सब, हम सबके लिए सीखने की बात है कि वो एकदम प्रेशर में भी काफी कूल रहते हैं और चीजों को एक प्रॉपरली मैनेज करके चलते हैं। वो ही स्ट्रेटेजी हमें एग्जाम में भी अडॉप्ट करनी चाहिए कहीं ना कहीं। जी। ओके नवीन, नेक्स्ट चीज है, अब टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने का समय आ गया है। तो टेस्ट सीरीज में अभी बहुत सारे लाइक 2-3 दिन पहले ही मैं एक स्टूडेंट से बात कर रही थी, तो उसका यही रिस्पॉन्स था कि मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। मतलब आई एम ट्राइंग, आई एम वर्किंग हार्ड, मैंने सब पढ़ लिया है, मैंने बहुत पढ़ा है, मैं 10-10 15-15 घंटे पढ़ रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं, मुझे इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना जिनका दिमाग जो है वो उनको ये कहता है कि भाई तू कर तो बहुत रहा है बट तुझसे हो नहीं पा रहा है। तो ये मिथ जो है ना स्टूडेंट्स का, वो कैसे आप बस्ट करेंगे यहाँ पर? तो सही आपने ये सवाल जो पूछा, ये भी एकदम स्टूडेंट्स के काफी जहन में सवाल रहता है और काफी इससे स्टूडेंट टेस्ट सीरीज लेते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही रहता है, नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, मैं क्या सवाल करूं, नहीं मैं बन क्या रहा है। करूं? हाँ जी, इसके लिए देखिए सबसे पहले आप कोई भी पेपर, सबसे पहले बेसिक काम होना चाहिए पेपर को सॉल्व, तैयारी करने से पहले सबसे पहला काम होता है स्ट्रेटेजी बनाना। लोग क्या करते हैं, सीधा किताब पढ़ना, सवाल लगाना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला काम है आप स्ट्रेटेजी बनाइए। आप ये देखिए गेट के जो पेपर्स हुए हैं पुराने 5 to 7 years के, उसका एक पाई चार्ट बनाइए। पाई चार्ट में देखिए कि कौन से एरिया को गेट ने हाईएस्ट कवर किया है, कौन सी एरिया को उसने कम कवर किया है, कौन सी एरिया पे ज्यादा फोकस किया है। तो पहली चीज, फिर आप देखिए कि उस एरिया में जिसमें ज्यादा कवर किया है उसमें क्या आपकी कमांड है, क्या आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है या आपका वीकेस्ट एरिया है। यदि आपका वो स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है तो उसको मेंटेन रखिए, यदि आपका वीकेस्ट एरिया है तो वहां पे मेहनत करने की जरूरत है। अब जैसा कि स्टूडेंट ने टेस्ट सीरीज में अटेम्प्ट किया, पेपर वो देकर आया, उससे सवाल कुछ बने, कुछ सवाल नहीं बने, अगली बार उसने और मेहनत करी, और मेहनत कर नेक्स्ट टाइम पेपर दिया, नेक्स्ट टाइम पेपर दिया तो अब भी उसका रिजल्ट मतलब कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट लेवल पे पैरेलल रहा, बहुत इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। क्या कि मेहनत तो करी, मेहनत तो करी, हार्ड वर्क तो किया, बट वहां पे स्मार्ट वर्क है वो मिसिंग है। उस पूरे प्रोसेस में मैं अगेन इस बात को एम्फसाइज करूंगा, आज की जितनी भी एग्जाम इंक्लूडिंग यूपीएससी के एग्जाम में भी आप देखेंगे सिविल सर्विसेज के पैटर्न में, जैसे राजस्थान पीएससी के हम क्लासेस लेते हैं अनअकैडमी पे, वहां पे भी मैंने देखा कि आजकल स्टेट पीएससी के अंदर भी सवाल एनालिटिकल कंसेप्चुअल सवाल आने लगे हैं, जो कि हार्ड वर्क, आपने फॉर्मूला याद करा, आपने कंसेप्ट को रटा, आपने रट तो लिया पर उसको समझा नहीं, उसकी गहराई तक आप नहीं गए। तो यहाँ पे स्टूडेंट को जरूरत है कि जो पेपर देकर आता है उस सवाल को वो 360 डिग्री वे में एनालिसिस करे, रेदर देन कि उसने सवाल का सॉल्यूशन देख लिया कि हाँ इस सवाल में मुझसे सपोज की कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई या सवाल में ऐसे करना, हाँ ऐसे मुझे ऐसे करना चाहिए था, उसको ना करके वो एक 360 डिग्री वे में कॉम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक अप्रोच को अडॉप्ट करते हुए ये देखे कि ये सवाल और कितने तरीकों से सॉल्व हो सकता है बिना सॉल्यूशन देखे। एग्जाम दे दिया, नहीं हो पाया सवाल, कोई बात नहीं, पर घर पे आके उसको दोबारा ट्राई करें, 3 टाइम्स 4 टाइम ट्राई करें, एटलीस्ट ट्राई करें। और ट्राई करने से उसे पता चलेगा कि बेसिकली हो सकता है ये अप्रोच सही नहीं है, ये वाली अप्रोच ठीक है, इस अप्रोच से, इस वाले अप्रोच से करता हूं मैं। जब सारी अप्रोच उसकी नहीं लगी तब वो जाके सॉल्यूशन देखे, तो उससे क्या होगा कि उस मतलब उस कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस में उसने उस टॉपिक को 360 डिग्री वे में एनालिसिस कर लिया है, तो वो सारे डायमेंशन उसको समझ गया। जब वो उस टॉपिक के सारे डायमेंशन समझ जाएगा तो अगली बार टेस्ट में कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा वो जवाब दे सकता है। होता क्या है कि आज सपोज की थर्मोडायनेमिक्स का कोई टेस्ट लिया, सपोज उसमें आपने कोई आपका टेम्परेचर चेंज का क्वेश्चन आ गया, उसने उस मेथड को समझ लिया, याद कर लिया, लेकिन दिमाग में उसको उतारा नहीं। अगर वो उस टॉपिक के टेम्परेचर चेंज के डिफरेंट डायमेंशंस, जो डायमेंशन हो सकते हैं उन सब का एनालिसिस करता है, सारे तरीकों को एनालिसिस करता है, तो हो सकता है अगली बार सवाल एक दूसरे फॉर्मेट में घुमा फिरा के आया, नए अवतार में आया, तो नए अवतार के क्वेश्चन को भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाता। पर वो उसकी अप्रोच सीमित होती है कि वो उसने उस सवाल को देखा, ये मुझसे नहीं बना, अच्छा मुझे ये तरीका अडॉप्ट करना चाहिए, पर अगली बार वो सवाल नहीं आएगा, ना ही वो अप्रोच आएगी, सवाल
दूसरे टॉपिक से आएगा, तो जब तक वो 360 डिग्री वे में कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट एनालिसिस नहीं करेगा, वो ऐसा होता रहेगा। और इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि स्टूडेंट घबरा जाते हैं। अगेन मेंटल प्रेशर कि मैंने मेहनत करी, सारी चीजें किताब पढ़ रहा हूँ, मैं सारे नोट्स पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, फैमिली का प्रेशर भी उस पर आ रहा है, मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो मेंटल प्रेशर को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए सुबह के टाइम पे मॉर्निंग में आधे घंटे का मेडिटेशन करे, अगर वो उससे टाइम निकाल के योगा कर सकता है योगा करे, और एटलीस्ट ये कोशिश करे कि कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाए पढ़ते समय, चाहे वो 4 घंटे पढ़े चाहे 5 घंटे पढ़े, पर कंसंट्रेशन होना चाहिए, रिजल्ट आएगा, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा, और जो सिविल सर्विसेज के लोग सिलेक्ट हुए जो साथ के उनसे मेरी बातचीत हुई, तो उनका भी ये एक्सपीरियंस रहा कि कंसंट्रेशन और फोकस से यहाँ पे आपको काफी चांसेस होते हैं कि आपको एग्जाम में अच्छी रैंक, आपको सफलता मिल जाए। नवीन, एक नेक्स्ट एक बहुत इमोशनल क्वेश्चन है मेरे पास, because nowadays I am being like so much in contact with students, सबके पास मेरा नंबर भी है, लोग कॉल करते रहते हैं। तो मैं एक ऐसी बहुत बड़े लाइक सेक्शन से मेरी बात होती है जो बोलते हैं मैम वी कैन नॉट अफोर्ड दी दिस थिंग अमाउंट ऑफ दिस अनअकैडमी और एनी अदर इंस्टीट्यूट, कोई भी इंस्टीट्यूट, क्योंकि कॉलेज में कोई पढ़ाई नहीं होती है, हम सिर्फ और सिर्फ कॉलेज जाते हैं और वहां पर बस बीटेक के पैसे देके आ जाते हैं और एक डिग्री मिलती है, कोई पढ़ाई नहीं होती है, और उससे आप सोच भी नहीं सकते हो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकालो। बट बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत ही फाइनेंशियली बैकग्राउंड में, बट उनके अंदर विल बहुत अच्छी होती है कि मुझे करना है, मुझे करना है। लेकिन जब वो स्टार्ट करने जा रहे होते हैं तो उनके अंदर एक जहन में सवाल होता है कि क्या मैं बिना किसी अदर इंस्टीट्यूट की हेल्प लिए, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हो सकता है या हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हो सकता है अनअकैडमी, वैसे तो अनअकैडमी में फीस बहुत ज्यादा कम है, बट फिर भी बहुत सारा ऐसा सेक्शन है जो ये फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। उनके दिमाग में ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि क्या मैं बिना इस चीज को प्रेफर किए क्या मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ। तो मतलब आप उन जैसे स्टूडेंट के लिए, ये मेरा एक स्पेशल क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा इमोशनली सोचिएगा कि नहीं है स्टूडेंट के पास फीस देने के लिए, तो वो क्या सोचे, वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम लोग ले रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, और हेल्प करने से थोड़ी बहुत हेल्प तो होती है, ऑफ कोर्स ही बात है। तो क्या लगता है आपको कि ऐसा करना पॉसिबल है कि आप बिना किसी भी चीज की हेल्प लिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फिलहाल का कॉम्पिटिशन देखे निकाल सकते हैं या नहीं? देखिए, मैं सवाल आपका समझ गया। देखिए, पहली बात, चूंकि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म है, तो एक बात तो मैं कहना चाहूंगा कि अनअकैडमी का जो फीस का स्ट्रक्चर है वो बेहद अदर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा इंस्टीट्यूट का, बहुत बहुत लेकिन कंपेयर करेंगे अक्रॉस इंडिया में तो काफी नॉमिनल फीस स्ट्रक्चर है। इस फीस स्ट्रक्चर में अपने पास क्रेडिट कार्ड से मंथली इंस्टॉलमेंट की भी ऑप्शन है, मंथली इंस्टॉलमेंट फीस काफी रिलेटिवली कम हो जाती है। बट स्टिल आपका सवाल कि कई बार स्टूडेंट का जो फाइनेंशियल क्रंच, बेसिकली फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहे होते हैं, फैमिली में कुछ इश्यूज होते हैं या किसी वजह से वो फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो आपके लिए कोई मैंडेटरी है कि आप कोचिंग को रामबाण मान के चलें। उसमें भी आप मेहनत का रास्ता अपना के साइड डायरेक्शन में आप सफलता के मार्ग तक छू सकते हैं। उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो आप वो स्टूडेंट, सबसे पहले पहला काम उनको ये करना है कि उनको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को अपना गीता, बाइबल, कुरान मानना है। जी जी, स्टैंडर्ड बाइबल, कुरान मान लीजिए। जैसे अर्जुन महाभारत में वो उसकी मछली की आग पे देखता है, उसी तरह से स्टूडेंट को बेसिकली जब तक एग्जाम नहीं होता उसको सिर्फ उसकी मछली की आई, मतलब गेट या इवनिंग सर्विसेज, वो ही दिखना चाहिए, उसके अलावा से और कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। पहली चीज तो ये। दूसरी बात, वो आज के टाइम पे अनअकैडमी बहुत अच्छा काम कर रहा है कि एटलीस्ट यूट्यूब पे, जो कि फ्री वीडियोस हैं, यूट्यूब पे आप लोग वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब में फ्री वीडियोस हैं, तो वो जो यूट्यूब पे फ्री वीडियोस हैं, एटलीस्ट उन फ्री वीडियोस को मतलब वो आराम से एक्सेस कर सकता है। डेटा आज की तारीख में डेटा ही ऐसा बढ़ा दिया है जिसकी कॉस्ट ओवर टाइम पीरियड बहुत कम हो गई है, इंटरनेट का डेटा बहुत कम हो गई, इजीली एक्सेस कर सकता है। तो इंटरनेट का रास्ता है, वो एटलीस्ट यूट्यूब पे वीडियोस देखे, अपनी मतलब क्वेरीज हैं, काफी टॉपिक्स तो उनको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, अनअकैडमी के अच्छे फैकल्टीज उनको सब वहां पे वीडियो वहां पे प्रोवाइड कर देंगे। साथ में वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को रखे, जो वीडियो में कुछ समझ नहीं आता है वो या तो कमेंट करके पूछ ले, कमेंट करके उसको रिप्लाई टाइम भी यदि नहीं मिलता तो वो एटलीस्ट वहां पे अपने टेक्स्ट बुक को फॉलो कर सकता है और उसको हैंड टू हैंड रियल टाइम मैनर में
वो प्रॉब्लम जो है वो टेक्स्ट बुक में कहाँ पे लिखी है, उसका रेफरेंस क्या है, तो उससे कोरिलेट करने की कोशिश करें। थोड़ा सा मेहनत लगेगी, लेकिन वो धीरे धीरे ट्रैक पे आ जाएगी उसकी गाड़ी। और दूसरा इसमें ये एटलीस्ट ये वो कर सकते हैं कि प्रीवियस गेट के पेपर्स वेबसाइट पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इंजीनियरिंग सर्विसेज के पेपर यूपीएससी के वेबसाइट पे अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है। इसरो के पेपर्स हो गए, आपके कोल इंडिया के हो गए, अपने जो तमाम पीएसयू पहले एग्जाम कराते थे उनके पेपर्स हो गए, वो अवेलेबल है। एटलीस्ट वो अपनी प्रैक्टिस को वहां से जज कर सकते हैं। यदि वो किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो जज कर सकते हैं। किसी अपने फ्रेंड की या कोई साथ का कैंडिडेट जो कि अनअकैडमी पे या किसी जगह पे कोचिंग ले रहा है, तो उसकी टेस्ट सीरीज की फोटोकॉपी कर सकते हैं एटलीस्ट, जो कि थोड़ा सा उनके लिए एक इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से मैं बात बताना। ताकि अनअकैडमी पे फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत नॉमिनल है, इस पे बिलीव नहीं करते कि बहुत ज्यादा फी को रखी जाए स्टूडेंट के इतने, पर स्टिल कुछ जगहों पे इश्यूज आते हैं। तो वो स्टूडेंट मतलब यूट्यूब के वीडियो को देख के टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हुए प्लस कुछ स्टैंडर्ड पीडीएफ जो कि नेट पे फ्रीली अवेलेबल हैं, वेबसाइट्स नेपटेल आईटी की जो नेपटेल वेबसाइट्स है, वहां पे आपको ऑथेंटिक वीडियोस मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सबके लिए। तो नेपटेल को फॉलो कर सकते हैं। और खास तौर पे जो यदि उनके कोई फ्रेंड्स किसी अनअकैडमी पे या किसी मंच पे वो टेस्ट सीरीज लेते हैं या पेपर दे रहे हैं, तो पीडीएफ की फोटोकॉपी एटलीस्ट वो करवा सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे उनको इस चीजों को मैनेज करके चलना पड़ेगा, फाइनेंशियल चीजों को भी ध्यान में रखते हुए, और कुछ मैनेज करेंगे तो वो वर्कआउट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं, पॉसिबल हो सकता है, पर अगेन बोलूंगा कंसंट्रेशन और फोकस यहाँ पे मैंडेटरी है। क्योंकि यदि आप किसी की सहायता नहीं ले रहे हैं तो आपका कंसंट्रेशन फिर दूसरे कैंडिडेट से बहुत ज्यादा होना चाहिए। और सिर्फ जैसा कि महाभारत में भी अर्जुन ने सिर्फ असली की उसकी फिश की आई दिख रही थी, तो मछली की आंख ही उनको दिखनी वहां पे चाहिए गेट और ईएससी के रूप में। जी नवीन, एक और सवाल मेरे पास है आपके लिए। आप भी अनअकैडमी में क्लासेस ले रहे हैं, आप अनअकैडमी प्लस में भी क्लासेस ले रहे होंगे, सब्सक्रिप्शन क्लासेस, उसके बाद आपका ये इतना सारा एक्सपीरियंस रहा है। तो अगेन दिस इज अ डाउट फ्रॉम सम ऑफ द स्टूडेंट्स ओनली, बिकॉज जो मेरे दिमाग में रहता है, जो मुझसे पूछा गया है, वो मैं कोशिश करती हूँ मैं और भी लोगों से जवाब लूँ उसका। तो द थिंग इज दैट कि मोस्टली स्टूडेंट का प्रॉब्लम ये है कि आज आप यूट्यूब में देखें तो बहुत कंटेंट अवेलेबल है, एक सब्जेक्ट आई मीन मोर देन 50 फैकल्टी पढ़ा रहा है, डिफरेंट आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट अनअकैडमी, बहुत सारे चैनल खुल गए हैं, मतलब फ्री में चैनल खुल गए हैं, जुड़वाड़ भर के जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में। सो एक मैं कुछ स्टूडेंट से जब बात करती हूँ ना, तो उनका वो होता है कि यार अगर हम मान ली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मान लेना, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इन्होंने हमारे अनअकैडमी में एक फैकल्टी है उनसे भी पढ़ लिया, इनफैक्ट अनअकैडमी में 4-5 फैकल्टी है, सबसे थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, फिर कुछ और भी इंस्टीट्यूट हैं उनसे भी पढ़ लिया, और फिर अंत में क्या हुआ कि सोम ही उन्होंने 500 घंटे की पढ़ ली, पूरा समय सोम को ही दे दिया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक फैकल्टी से पढ़ा, लगा कि बड़ा अच्छा है, उसके बाद वही चीज सोम ही आपने दूसरी फैकल्टी से पढ़ लिया, क्योंकि वीडियो तो फ्री का अवेलेबल है इस समय यूट्यूब में, आपने पढ़ लिया, अब आपको लगा यार ये इस फैकल्टी ने कुछ नई चीज बताई है जो इस फैकल्टी ने नहीं बताई है, तो ऐसे तो आप तीसरी फैकल्टी को भी चूज करोगे तो वो भी कुछ ना कुछ तो ऐसा निकल ही आएगा। तो आज के समय में नवीन अगर देखा जाए ना, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट अपना समय फ्री में बर्बाद करें, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि उनका जो समय है वो ही पैसा है, टाइम इज मनी फॉर देम, एंड लिटरली दैट मीन इट राइट नाउ, बिकॉज एवरीबडी इन यूट्यूब इज लाइक टीचिंग, आता है या नहीं आता है वो तो मतलब नहीं है, वो टीचिंग कर रहे हैं। और अपने अनअकैडमी के अंदर भी स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि एक ही सब्जेक्ट 4-5 फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, तो वो सबसे पढ़ने के फिराक में रहते हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो अनलिमिटेड है, एक बार ले लिया, सोचते हैं कि चलो अब तो 6 महीने तो हम तो बिल्कुल 15-15 घंटे सिर्फ वीडियो देखेंगे। तो आपको क्या लगता है कि कितना फ्रूटफुल है ऐसा करना? देखिए बिल्कुल सही है आपका, इसमें सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए सिलेबस। आप पहले सिलेबस को उठाइए पहला, दूसरा आप प्रीवियस पेपर्स को उठाइए, आप ये देखिए से सवाल कहां से बन के आए हैं, टॉपिक कौन कवर करता है। आपको एक नॉर्मल ये बात ठीक है, कई बार थर्मोनॉमी ज्यादा पूछा, कई बार सॉम पूछा, कई बार टॉम पूछा था, थोड़ा वेरिएशन रहा, बट मोर और लेस ये आपको एन एवरेज बेसिस लास्ट के 5 to 6 इयर्स की प्रिपरेशन में पता लग जाएगा कि बेसिकली एग्जाम का जो एग्जामिनेशन गेट के पेपर में जो नेचर है, मोड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस वो किस तरह का है, उसका नेचर कैसा है एग्जाम का,
उसके किस तरह के सवाल वहां पे आते हैं। तो आप जब किसी का YouTube लेक्चर चाहे अनअकैडमी पे देख रहे हैं, चाहे आप अनअकैडमी के बाहर वीडियो देख रहे हैं, तो आप पहले देखिए कि क्या वो जो पढ़ा रहे हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, नंबर 1। दूसरी बात, क्या उनके जो पढ़ाई हुई चीजों से हम सवाल प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप उनकी पढ़ाई हुई चीजों से प्रीवियस ईयर के सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं, टेस्ट सीरीज के सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं, तो मतलब वो चीज सही है। यदि आप किसी के पढ़ाए हुए तरीके से प्रीवियस ईयर के सवाल सॉल्व नहीं कर पा रहे, या सपोज टेस्ट सीरीज के पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं कुछ बॉटलनेक्स लगुना है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी बात, मल्टीपल एजुकेटर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे कंफ्यूज। प्लस आपका टाइम, बिल्कुल सही कहा आपने, टाइम इज इक्विवेलेंट टू मनी, और टाइम लिमिटेड है। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए टाइम इतना कम है, उस टाइम में भी आपको अगर एक ही टॉपिक के 50 वीडियो देखेगा तो कैसे वो चीजों को कवर, सिलेबस ही कवर नहीं हो पाएगा, उसका टॉपिक ही खत्म नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली वो जिस भी एजुकेटर को 4-5 देखें, फिर जिससे उनको समझ में बेटर आ रहा है। सपोज कि किसी एक हर एजुकेटर सही है, हर एजुकेटर अच्छा पढ़ाता है अकेडमी पे, लेकिन कभी कभार क्या होता है, पढ़ाने का तरीके में थोड़ा, टीचिंग मेथड्स में थोड़ा वेरिएशन होता है। तो टीचिंग मेथड किसी को सूट करता है, किसी को सूट नहीं करता। कुछ लोग फोकस करते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज पे, कुछ फोकस करते हैं आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे, कुछ करते हैं न्यूमेरिकल फोकस। अब यदि किसी स्टूडेंट का थ्योरेटिकल साउंड है, तो वो चाहेगा कि उसको वो एजुकेटर मिले जो कि न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस करा दे। किसी का न्यूमेरिकल स्ट्रांग, तो वो चाहेगा कि कुछ प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट मुझे एक्स्ट्रा मिल जाए। तो वो बेसिकली अपने आप को जज करें कि उनको किस एजुकेटर की उनकी ट्यूनिंग सही बैठ रही है। वो 2-3 क्लास अटेंड करने में समझ आ जाता है कि इस एजुकेटर से मेरी ट्यूनिंग सही लग रही है, तो वो उस एजुकेटर के वीडियोस को पूरा कंप्लीटली देखें। एक चीज होती है जब प्रिपरेशन करते हैं, यूपीएससी में खासतौर पे कहते हैं ऐसा कि इट इज बेटर, बल्कि मोर बेनिफिशियल टू फोकस ऑन ए सिंगल बुक, रीड ए बुक मैनी टाइम्स rather than रीड मल्टीपल बुक्स ए सिंगल टाइम। तो आपको यहाँ पे जैक ऑफ ऑल ट्रेड और मास्टर ऑफ नन, जबकि होना ही चाहिए मास्टर ऑफ सिंगल ट्रेड, जैक ऑफ नन। आप जैक ऑफ नन, कोई बात नहीं, आपने जिस ब्रांच है उसमें आपने अपना ट्रेड, आपने उसमें अपना वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ हासिल कर ली है। तो वही जो किताब में अपन फॉलो करते हैं, एक किताब को अपन 10 बार पढ़ें, जबकि 50 किताब को अपन एक बार पढ़ें, तो आधी आधी चीज अपने को याद रहेगी। एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगा। तो आप जिस एजुकेटर को जिससे पढ़ रहे हैं उससे अपनी ट्यूनिंग चेक कीजिए। साथ में ये चेक कीजिए कि क्या उनके पढ़ाने से आपके प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व हो पा रहे हैं। और उन जैसे आपका थ्योरेटिकल यदि वीक पोर्शन है, वो न्यूमेरिकल कराते हैं, तो आप थ्योरेटिकल पे फोकस कीजिए। यदि आपका न्यूमेरिकल वीक है और न्यूमेरिकल पढ़ा रहे हैं, तो आपकी ट्यूनिंग वहां पे मैच हो सकती है। तो ट्यूनिंग को ध्यान में रखिए, प्रीवियस ईयर के पेपर को, पैटर्न को फॉलो कीजिए, स्ट्रेटेजी बनाइए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी, सिलेबस के अकॉर्डिंग हो रहा है तो ठीक है, उसको आप फॉलो कीजिए। ये मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि मल्टीपल एजुकेटर से पढ़िए, आप एक दो एजुकेटर को पकड़ सकते हैं, बट ट्यूनिंग को मैच कराइए और सिलेबस का पूरा कवरेज वहां पर होना चाहिए। उसको आप मल्टीपल टाइम्स भले ही वीडियो को देखिए। नेटटेल की वीडियो भी काफी अच्छे हैं, जैसे कि मैंने कहा आईआईटीज के प्रोफेसर ने वीडियो बनाए हैं, वो अच्छे हैं, उनको भी साथ में पैरेलली फोकस कर सकते हैं। और आपके जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, ये टेक्स्ट बुक में जिस तरह की थ्योरी, जिस तरह के सवाल दिए हुए हैं, वो सवाल आपके उस लेक्चर के माध्यम से सोल्व हो पा रहे हैं, आप उनको मतलब कि कंप्लीटली उसको क्रैक कर पा रहे हैं, तो बेसिकली वहां पे वो वीडियो का कंटेंट ठीक है। तो कंटेंट को जज करना स्टूडेंट का काम है, 1-2 क्लास अटेंड करके वो आइडिया लगा सकता है। जी, तो फाइनली हमारा यही है कि एक सब्जेक्ट एक ही एजुकेटर से पढ़े, बहुत सारे मल्टीपल एजुकेटर से पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। और स्पेशली वो स्टूडेंट जो सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, वो फिर जाकर के और YouTube में इधर उधर आप ना सोचें, क्योंकि अनअकैडमी प्लस में ऑलरेडी सब कुछ है अंदर, कंप्लीट कोर्स होगा हमारा अंदर, तो उसमें फिर आपको टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप YouTube में कोई भी वीडियो को ज्यादा रेफर ना करें until unless आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में जरूरत ना हो। So this is what Naveen think, and this is also what I think, because ये बहुत सारा प्रॉब्लम है, और साउथ के स्टूडेंट्स के साथ this is a more bigger problem because they don't understand हिंदी most of the time, so उनको और ज्यादा ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो बेसिकली साउथ के स्टूडेंट्स के लिए, देखिए साउथ के स्टूडेंट भी हैं, उनके साथ में हिंदी का इशू रहता है। ऑल्दो हम स्टेट में राजस्थान पीसी क्लास लेता हूं मैं, पर राजस्थान पीसी में भी मेरा कंटेंट इंग्लिश में रहता है और मैं बोलता हिंदी में हूँ, ताकि मेरा टारगेट है कि दोनों
हिंदी वाला भी इंग्लिश वाला भी दोनों वहां पे कैंडिडेट्स प्रॉपर्ली वहां पे समझ पाए। तो गेट ईएसी मैंने देखा है अनअकैडमी पे खास तौर पे इंग्लिश में फोकस हम करके चलते हैं, कंटेंट हम इंग्लिश में प्रोवाइड कराते हैं। हो जी सकता जी। है कोई समझ नहीं आया है कैंडिडेट को, वो कमेंट करके प्लस में पूछ सकता है, अपने एजुकेट डाउट पूछ सकता है, और जो उसको पीडीएफ मिल रहा है वो तो पूरा कंटेंट इंग्लिश में है ही। तो बेसिकली जो हमारा प्लस का जो अनअकैडमी का है उसमें तो मैं कह सकता हूँ जब स्टेट पीएससी में ही हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश में दोनों को पैरेलल लेके चल रहे हैं, तो गेट में तो हम फोकस कर ही रहे हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और साथ में आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि साउथ का स्टूडेंट है, नॉर्थ ईस्ट का है, हमारे भारत के किसी भी प्रांत से आ रहा है, किसी भी जिले से आ रहा है, किसी भी तहसील से आ रहा है, उसको बेसिकली फोकस ये करना है कि आपको जो एजुकेटर वहां पढ़ा रहा है, जो आपने एक एजुकेटर को पकड़ लिया उसको पकड़ के रखिए, उसका सारा सिलेबस वहां पे कवर कीजिए, और रदर देन कि आप 10 एजुकेटर से पढ़िए, यहाँ भी पढ़िए, फिर यूट्यूब में और वीडियोस भी देखिए, उसमें आपका टाइम एक्चुअली किल होगा। एक ही चीज को 50 बार पढ़ लेंगे आप, कोई मतलब नहीं। अलग तो नेट रिजल्ट का निकलेगा। इकोनॉमिक्स से बात की जाती है नेट रिजल्ट की, नेट आउटकम का निकलेगा। एक ही चीज को आप 50 तरीके से पढ़ लिया, 2+2 भी 4 है, 3+1 भी 4 है, 0+4 ही 4 है, रिजल्ट सेम ही है, आपका आंसर एक ही आएगा, लेकिन आपने 50 तरीके से पढ़ लिया, लेकिन उस चक्कर में आपके दूसरे सब्जेक्ट्स उसमें आपका लेगुना रह गया, वहां पे आप कवर नहीं कर पाए। तो सारे एजुकेटर जो सही हैं आप उनको अच्छे से समझ के और उसमें अपना प्रॉपर स्ट्रेटजी सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस पेपर्स को देखते हुए पढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा पर्टिकुलरली इस बारे में मानना है। जी नहीं, इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। और मैं आपसे आज फिलहाल दिस इज माई पर्सनल, जब आपकी रैंक आई थी ऑल इंडिया 6 और आपने रिजल्ट देखा था, व्हाट वाज द हैप्पीनेस दैट यू फेल्ट? सो प्लीज कैन यू जस्ट गिव अस अ ग्लिम्स ऑफ दैट 1 minute or 2 minute that you might have felt at the time of seeing your result all India 6, because it's a really big thing। एंड स्टूडेंट को एक बार अगर वो आपकी मनोभावना को समझेंगे, लाइक व्हाट यू फेल्ट, बिकॉज दैट इज अ रियली स्पेशल फीलिंग व्हेन यू वर्क सो हार्ड फॉर समथिंग एंड व्हेन यू अचीव इट, it becomes like something which is like nobody can explain, but still I want you to just tell something so that people, all the students who are watching this session may also find, वो अपने अंदर एक इच्छा जगा सके कि हमारा भी कभी एक ऐसा दिन आएगा जब हमें ऐसी ही देखिए फीलिंग सब आएगी, वर्क फॉर इट। आपका सवाल बिल्कुल सही है। बेसिकली देखिए जब किसी चीज के लिए मेहनत करते हैं अपन, किसी भी चीज के लिए, चाहे एग्जाम है, चाहे पर्सनल काम है, चाहे किसी भी चीज के लिए अपन फोकस कर रहे हैं, 10th 12th क्लास में जब 12th में अच्छी परसेंटेज आती थी, फैमिली की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करते थे, तो एक हैप्पीनेस की फीलिंग आती थी उस समय। आपने ग्रेजुएशन किया तो आपकी एक्सपेक्टेशन है तो वो सेम आपका कोरिलेट होता है। लेकिन मैं साथ में बोलना चाहूंगा बेसिकली कि आज का जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, ये मैं अपने इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस, जॉब का एक्सपीरियंस में ऐड कर रहा हूँ आपको मैं अपने इस जवाब के अंदर, कि बेसिकली आपको कॉम्प्लासेंट नहीं होना है, क्योंकि वो आपका जो अचीवमेंट है, जो आपने रिजल्ट आप रैंक लेकर आए, वो आपका अचीवमेंट जिस दिन आपको आज आपको लेकर आए, क्योंकि बेसिकली वो आपके हाथ में नहीं है, जिस दिन आपके हाथ में वो आ सकती है, मेहनत करोगे, फोकस करोगे, रैंक आराम से अचीव हो सकती है, लेकिन जिस दिन आपके हाथ में रहेंगे, कि ह्यूमन की टेंडेंसी है सेम टाइम पर उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहती जब वो चीज हाथ में नहीं आई है। चाहे आप सिविल सर्विस में भी आप टॉप रैंक ले आइए, ये स्टूडेंट का बोलना है। और आज के कॉम्पिटिशन जो पब्लिक सेक्टर है, जितने भी गेट में से जुड़े हुए जो संस्थान है, जितने भी गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है भी अंडरटेकिंग ऑपरेट कर रही हैं, इन सब में आपको वहां जाके भी परफॉर्म करना है। तो आप पहले तो फोकस करना है एग्जाम पे, और ये ध्यान में रखना है कि हाँ मेरा इसमें सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो है वो रिकवर हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, मैं सबके आपके मंच के माध्यम से बोलना चाहूंगा। एक पॉजिटिव पॉइंट पब्लिक सेक्टर के साथ में जुड़ा हुआ है, मैंने कुछ नेगेटिव्स भी बताए। पॉजिटिव पॉइंट ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, अभी ये कोविड पेंडेमिक के टाइम एक तरह से आपने देख ही रहे हैं कि सभी जगहों पे एक बहुत बड़ी क्राइसिस का माहौल चल रहा है। कई प्राइवेट सेक्टर में मेरे साथ के लोग, उनको कई लोगों को मतलब कि सैलरी उनकी रिडक्शन सैलरी का कर दिया गया। कई जगहों पे मतलब कि नोटिस सर्व कर दिए गए कि जॉब से कुछ टाइम के बाद मिलेंगे, जॉब अभी पैसा नहीं है देने के लिए। तो प्राइवेट सेक्टर में क्रंच है, लेकिन पब्लिक सेक्टर में ये एडवांटेज एटलीस्ट आपको रहेगा, सिक्योरिटी है, आपकी सैलरी कट नहीं होगी, आपके जो पर्क्स हैं वो सडनली रिड्यूस नहीं होंगे, आपको जॉब से निकालने का इस तरह का खतरा नहीं है। सिक्योरिटी एस्पेक्ट के हिसाब से जो गवर्नमेंट का सेक्टर है वो आपको एक सिक्योर्ड लाइफ की तरफ मूव कराता है। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, काम वहां पे करना पड़ेगा।
और मतलब कि डिप्रेशन भी लोगों को आता है, फ्रस्ट्रेशन भी आता है लोगों को, तो वो चीजों से मैनेज करने के लोगों को बेसिकली वहां पर भी अपना एक अच्छा जो कैरियर के ग्रोथ को जो पाथ है उसको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अदरवाइज वहां पर भी ऐसे लोग हैं जो परफॉर्म नहीं कर पाते, तो सिर्फ सैलरी लेते हैं बट उनका प्रमोशन में आगे की फ्यूचर की ग्रोथ में थोड़ी सी दिक्कत वहां पे आती है। तो ये चीज इसमें है, अचीवमेंट पे खुशी होती है बट ये फैक्ट है कि आपको उस अचीवमेंट को लॉन्ग लाइफ तक मेंटेन करने के लिए वहां भी परफॉर्म करना पड़ेगा पब्लिक सेक्टर के अंदर। परफॉर्म करना। ओके ओके नवीन, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। आई एम होपिंग दैट सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा और यू आर एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन टू थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू वॉच यू। एंड आप क्लास ले भी रहे हैं अन अकेडमी में और स्टूडेंट्स वहाँ पर भी आपको देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे आज आपसे बात करके। And thank you so much. And in the end, if you want to say something, then you please, in the last 2-3 lines to the students. नहीं, ये आपने जो ये मंच पे जो जो मुद्दे उठाए, जो सवाल पूछे, ये वास्तव में टू दी पॉइंट सवाल थे और आमतौर पे स्टूडेंट जिन के साथ में जो जिस मेंटल प्रेशर से गुजरते हैं उनके जहन में जो सवाल होते हैं, आपने काफी हद तक बिल्कुल टू दी पॉइंट सवालों को उठाया है। एकदम राइट एक्यूरेट क्वेश्चन से आप, मैं यही बोलना चाहूंगा आपके इस प्लेटफॉर्म, अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि आप बेसिकली स्टूडेंट को कभी भी घबराना नहीं है। मोटिवेशन के साथ में सेल्फ मोटिवेशन का कोई मुकाबला नहीं होता। आप सेल्फ मोटिवेशन रखिए, कंसंट्रेशन को मेंटेन रखिए। अगर वर्किंग प्रोफेशनल में है, किसी वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, पुरानी बात गई, रात गई, बात गई, आप पे टारगेट करना है गेट 202, वही फोकस होना चाहिए। पुरानी चीजों को भूल जाइए, इसमें ईमानदारी से अपना 100% आउटपुट दीजिए। 100% मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ, यदि आप कंसंट्रेशन रखेंगे, मोटिवेशन रखेंगे और प्रॉपर स्ट्रेटजी को स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क के साथ में, आपको 100% यहाँ पे सक्सेस मिल जाएगी। कोई ना कोई अच्छे पीएचडी महारत ना आपको बेसिकली यहाँ पे वहां पे जॉब सिक्योर हो जाएगा आपको। ये मेरा इसमें है। नवीन, थैंक यू सो मच। और आज का ये वीडियो हमारे सारे स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है जो परेशान हैं, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, और हम दोनों ही यहाँ पर मिल करके उन सभी लोगों को विश करते हैं कि जल्द से जल्द वो एक अच्छी रैंक लेकर आए। दे मस्ट कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स और अपना नाम रोशन करें, अपने घर वालों का नाम रोशन करें और बढ़ते जाएं और लाइफ में भी आगे बढ़ते जाएं। ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं है कि हमें सिर्फ कंपटीशन निकाल लिया तो हमारा सारा चीजें हो जाएंगी। उसके बाद भी एक बहुत बड़ी लाइफ है, वो भी हमें जीनी है, जो कि आज आपने बताई है। सो थैंक यू सो मच नवीन और या थैंक यू।